ओके। तो देखो, एक जो विद्युत द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र का पैटर्न पहले देखो कैसा होता है। द्विध्रुव में एक होता है ऋण ध्रुव होता है माइनस क्यू आवेश का, और दूसरा होता है धन ध्रुव प्लस क्यू आवेश का, और इन दोनों के बीच की दूरी अपन लेते हैं 2a। ये द्विध्रुव का केंद्र है। ओके, द्विध्रुव का केंद्र है। और जो दूरियां मापते हैं वो सारी की सारी द्विध्रुव के केंद्र से मापी जाती हैं। तो दोनों ध्रुवों की दूरी है वो केंद्र से a, और a द्विध्रुव की कुल लंबाई है 2a। अच्छा, इसका जो विद्युत क्षेत्र का पैटर्न होता है वो कैसा होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के हिसाब से देखा जाए तो भी वो धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र का पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से होगा। अच्छा जी, इस तरीके से। इस पैटर्न को ध्यान रखिए। यहां द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं द्विध्रुव की अक्ष, और द्विध्रुव के केंद्र से अक्ष के लंबवत गुजरने वाली रेखा को कहते हैं निरक्ष। तो द्विध्रुव जो है उसका कुल आवेश है 0, लेकिन उसका विद्युत क्षेत्र है वो 0 नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि दोनों आवेशों की स्थितियां हैं वो अलग अलग बिंदुओं पर होती है। अच्छा, ये बात आपको पता है, ये दोनों बिंदु आवेश है। तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है वो होता है E बराबर KQ/R²। तो ये चीजें रिपीट कर रहा हूं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस चीज पर निर्भर करती है? एक तो निर्भर करती है कि बिंदु आवेश का परिमाण क्या है और प्रकृति क्या है। दूसरा ये निर्भर करती है कि उस आवेश से दिए गए बिंदु की दूरी कितनी है, इस पर निर्भर करती है। इसके अलावा कूलॉम स्थिरांक पर भी ये निर्भर करती है, यानी कि माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे कि यहाँ पर के जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है एप्सिलॉन के। तो एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर कर गई माध्यम पर, दूसरी निर्भर कर गई बिंदु की दूरी पर, और तीसरा ये निर्भर कर गई है वो है आवेश पर। अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको ज्ञात करेंगे, और निरक्ष पर भी ज्ञात करेंगे। तो पहला काम हम कर रहे हैं कि अक्षीय बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। सो द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अच्छा जी, तो जैसा कहा गया वैसा ही करना है। एक चित्र बनाना है द्विध्रुव का। आपको पता है कि फिजिक्स में हम कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो उसमें हमेशा धनात्मक आवेश को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, यानी प्राथमिकता धनावेश को होगी, और जो सूत्र बनता है वो ऋणावेश के लिए भी एडजस्टेबल होता है। तो हम यहां पर इसकी अक्ष पर बिंदुओं को लेते हैं। अब अक्ष पर बिंदु हम इस तरफ भी ले सकते हैं उस तरफ भी ले सकते हैं, लेकिन मानक है धनावेश को प्राथमिकता देते हैं। तो हम यहां पर ये बिंदु ले लेते हैं। यहां पर बिंदु P है, ये है द्विध्रुव का केंद्र, और मैंने अभी आपको बताया था कि द्विध्रुव के केंद्र से ही किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाया जाता है। तो यहां पर इस केंद्र से दिए गए अक्षीय बिंदु की जो दूरी है ना वो है छोटा r। ये कमियां ज्यादा हो सकती है, चर है। द्विध्रुव की जो लंबाई है वो है 2a, और हम यहाँ पर दिशा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो दिशा का तो हमें कुछ अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, और दिशा जो है वो द्विध्रुव के आधार पर निर्धारित की जाएगी, और वह दिशा है द्विध्रुव आगमन की दिशा, जो कि किस तरफ से किस तरफ होती है? ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होती है। देखो, गणित में जो दिशा को दर्शाया जाता है वो इकाई सदिश के द्वारा दर्शाया जाता है, और इकाई सदिश जो होता है लोअर केस का होता है, ऊपर कैप लगा हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, तो अब बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, तो एक तो यहां पर बिंदु आवेश है प्लस Q और एक है माइनस Q। तो पहले तो प्लस Q को देखते हैं। प्लस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा किस तरफ होगी?
प्लस क्यू से बाहर की ओर, सीधा बाहर की ओर होती है, तो मैं इसको लिख रहा हूं ई प्लस क्यू के कारण सदिश इस दिशा में। और दूसरा जो है ऋण ध्रुव है, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस तरफ होगी, ऋण आवेश की तरफ होगी। और इसको मैं कह रहा हूं ई माइनस क्यू के कारण सदिश, और वो इस तरफ है। लेकिन एक बिंदु पर एक से ज्यादा सदिश कार्यरत हो तो परिणामी सदिश का मान कैसे आता है, सदिशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। तो मैं यहां पर ये कहूंगा चित्रानुसार द्विध्रुव की अक्ष पर कोई बिंदु इसके केंद्र से r दूरी पर है, इस पर कुल विद्युत क्षेत्र हाँ जी, ई कहां पर ज्ञात कर रहे हैं, अक्ष पर। अब आप देखिए इस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र अध्यारोपित है, एक तो है माइनस क्यू आवेश का और दूसरा है प्लस क्यू आवेश का। दोनों का सदिश योग करेंगे और परिणामी आ जाएगा, बस इतना ही काम करना है। तो हाँ, यहां पर इसको हम कह रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, सदिश अध्यारोपण के सिद्धांत से ही कैलकुलेट होंगे। अच्छा, अब इनका मान रख दें तो थोड़ी देर पहले हमने याद किया था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, देखो ये होता है k गुणा आवेश बटे उसकी दूरी का स्क्वायर किसी बिंदु से। तो चलो आ जाते हैं। हाँ, यहां पर e माइनस क्यू के कारण देखो ये रहा माइनस क्यू, और इसकी इस बिंदु से जो दूरी है ना वो r प्लस ये e, तो r प्लस ए है और आवेश का परिमाण है q। तो परिमाण जो होगा ना वो होगा के क्यू बटे r प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो परिमाण हुआ इसका, लेकिन अभी ये ई सदिश नहीं बना है। ई सदिश बनाने के लिए इसको दिशा देनी पड़ेगी। जरा देखो इसे, यहां पर ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू की है वो है इस तरफ, और ये जो दिशा है पी कैप के बिल्कुल विपरीत है, और विपरीत दिशा के लिए हम कहेंगे गुणा माइनस पी कैप। अब यहां पर हम जोड़ देंगे ई प्लस क्यू के कारण, तो उसका परिमाण क्या है, के क्यू बटे, अच्छा प्लस क्यू के कारण देखो ये दूरी देखो ये कितनी है, इस आर में से अगर मैं ए को घटा दूं तो ये दूरी आ जाती है, और यही दूरी प्लस क्यू से इस बिंदु की है, तो आर माइनस ए का हो जाएगा स्क्वायर। ये तो परिमाण ही हुआ, सदिश थोड़ी हो गया। सदिश के लिए इसको दिशा देनी पड़ेगी। जरा देखो तो ई प्लस क्यू का इस तरफ है, प्लस क्यू का ई इस तरफ है, तो दिशा दे देखो पी कैप ही लगेगी, तो यहां पर इसकी दिशा होगी पी कैप। अब आगे चलते हैं, इसको सोल्व करना है और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। इसमें जो कॉमन आ रहा है वो है के क्यू बटे ना कुछ नहीं, के क्यू ही आ रहा है, और अंदर ये आ जाता है एक बटे, देखो इसमें तो लगेगा माइनस और ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला टर्म तो प्लस के साथ में ऐसा का ऐसा आ जाएगा, इसको चिन्ह नहीं देना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं एक बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसमें बचेगा एक तो माइनस और एक बचेगा एक बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसके अलावा दिशा को हम बाहर अलग से रख लेते हैं, परिमाण के बाद अलग से दिशा को पी कैप को कॉमन ले लिया है हमने। आगे देखिए इसमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और ब्रैकेट में जो राशियां हैं उन दोनों का अलग अलग मान है, तो जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, दोनों का गुणा आ जाएगा। तो आर माइनस ए गुणा आर प्लस ए क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस सूत्र से, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो इसमें दोनों पद आ गए और स्क्वायर भी आ गया इनका। अब बात करते हैं कि जब हम ऊपर के पदों की बात करेंगे तो ये आएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ, क्योंकि एलसीएम दोनों का गुणा है। तो यहां पर ये आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डॉट पी क्या। अब देखिए इसे
हाँ जी, अब इसे आगे सोल्व करते हैं। आपको पता है आर प्लस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar होगा। आर माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, माइनस 2ar आएगा, लेकिन बाहर माइनस है ना, ये उल्टा कर देगा चिन्हों को, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म्स तो चले जाएंगे और बचेगा ये 2ar और ये वाला 2ar, 4ar ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और बाहर आ जाएगा पी कैप। तो आप देखिए अब ये हो जाता है कि, और साथ में मैं कर देता हूं 2 और r कर देता हूं, इसके अलावा जो है वो है 2a डॉट पी कैप अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ जी, ये है 2a डॉट पी कैप। किसे कहते हैं? पी सदिश को कहते हैं। ये होता है विद्युत द्विध्रुव का विद्युराघूर्ण। तो इसको हम ऐसे लिखा जा सकता है, अब देखो, ई अक्ष सदिश बराबर 2k r p सदिश अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक हम आ चुके हैं और ये जो सूत्र है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है इसका। हम इससे आगे ये देख सकते हैं कि ये सूत्र हमसे क्या कह रहा है। ये सूत्र ये कह रहा है कि ई अक्ष पर जो होता है वो समांतर होता है पी सदिश के। यहां पर कोई माइनस नहीं लगा है, इसका मतलब ये हो गया कि ई अक्ष पर आएगा ना किसी भी बिंदु पर तो वो पी सदिश के अनुदिश ही आएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब जरा चलते हैं द्विध्रुव के उस चित्र पर। देखो इसका विद्युत क्षेत्र है, ये अक्षीय बिंदु जो है ना, इन अक्षीय बिंदुओं पर देखो, ये है पी कैप की दिशा है। तो जिस दिशा में माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ विद्युत क्षेत्र है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश, सॉरी। तो अब अक्ष की बात करें तो ये अक्ष इस तरह से देखो, इस पर जितने भी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र किस तरफ है, इसी तरफ है, जिस तरफ पी सदिश है उधर ही है। हाँ, अगर आप इसकी बात करते हो कि इन बिंदुओं पर तो ऐसे है, ये भी तो अक्ष है, लेकिन ये द्विध्रुव के अंदर की बिंदु है, इसका विद्युत क्षेत्र किसी बाह्य कण के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। अक्ष पर है मतलब द्विध्रुव अपनी अक्ष पर स्थित बाहर के बिंदुओं को प्रभावित करेगा। चलो ठीक है, तो हमारा मैथमेटिक्स है वही कह रहा है जैसा कि वास्तव में होता है। अब बात करते हैं कि स्पेशल केस की। स्पेशल केस ये है कि यदि r का मान बहुत ज्यादा हो a से, तो इसका मतलब आप तो आसानी से समझ सकते हो कि r के स्क्वायर में a का स्क्वायर जोड़ोगे या घटाओगे तो लगभग कितना मान आएगा, आर स्क्वायर जैसा ही मान आएगा। यानी कि आर स्क्वायर में जोड़ना या घटाना ए स्क्वायर का लगभग आर स्क्वायर ही देगा। अतः आप लिख सकते हो कि ऐसी कंडीशन में अक्ष पर जितने भी बिंदु हैं उन सब के लिए पी सदिश का मान हो जाएगा 2k पी सदिश बटे में आ जाएगा, देखो r की घात 4 होगी और ऊपर r बैठा है तो एक कट जाएगा, 3 बच गई, तो r की घात 3 हो जाएगी। लेकिन यह सूत्र सार्वत्रिक नहीं है, यह सूत्र स्पेशल केस में लगेगा जब r का मान एक की तुलना में बहुत ज्यादा हो, यानी कि r के स्क्वायर में से एक का स्क्वायर घटाने पर कोई ज्यादा फर्क न पड़े। तो ये आपके सामने है अक्षीय बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन, जिसमें आपको कल दिक्कत आई थी। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगर आपको इसमें इसमें सारी बातें बता दी गई हैं, अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। ठीक बात है, और अपने जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्र है उससे भी मैच कर सकते हो कि गणित में जो सूत्र है बता रहा है क्या वह इसके अंदर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम ऐड करेंगे इसमें निरक्षीय बिंदुओं के लिए। तो द्विध्रुव की निरक्षीय स्थितियों
हाँ जी, निरक्षीय बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निरक्ष क्या होता है आपको पता ही है। तो देखो, एक तो आप ले लो माइनस क्यू आवेश, और दूसरा है प्लस क्यू आवेश। ये इनको मिलाने वाली रेखा हो गई, ये द्विध्रुव का केंद्र हो गया। अब हम बात करेंगे जो निरक्ष है, तो इसकी निरक्ष इस तरह से होगी, ये निरक्षीय रेखा है। अब इस पर कोई बिंदु दे रखा है आपको, लो जी यहां पर दे दिया, ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? दो बिंदु आवेश है, कूलॉम का नियम ये कहता है कि किसी आवेश के कारण दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना, वो उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, और बल भी तो उसके आधार पर ही लगते हैं। तो देखो, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी? इस तरह से होगी। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ प्लस क्यू के कारण, और माइनस क्यू के कारण अगर देखा जाए तो उसको मिलाने वाली रेखा ये है, इसकी तरफ होगी ऐसे। तो जैसा पहले डायग्राम में किया था कुछ वैसा ही करना है। ये E प्लस क्यू के द्वारा उत्पन्न है, और ये है E माइनस क्यू के द्वारा उत्पन्न है। अच्छा, आगे देखो, यहां पर इस चित्र में हम देख रहे हैं कि इसमें एक सिमेट्री है, और सिमेट्री इस तरह से कि ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, ये भुजाएं दोनों बराबर है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो जितना लंबाई ये है उतना लंबाई ये है, इसका मान हो गया, अगर ये द्विध्रुव के केंद्र से ये दूरी है वो r है, छोटा r, तो ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, ये लंबाई हो गई। सममिति के आधार पर हम जितना विश्लेषण चित्र से होता है उतना उसी से करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये अक्ष है और ये निरक्ष है, और निरक्ष के अनुदिश सममिति है। तो ऐसे में सदिशों का वियोजन करते हैं, एक तो घटक आ जाएंगे इसके निरक्षीय, और एक घटक आ जाएंगे अक्षीय दिशा में। तो देखो, अगर हम ये कहें कि ये कोण कितना है तो ये थीटा ही होगा, और इस कोण की बात करें तो इसके आधार पर ये थीटा हो गया। अब बात ये है कि ये दोनों घटक अलग अलग दिशाओं में हैं, और दूरी के अनुसार ये दिशाएं भी बदल जाएंगी। तो हमें इन सदिशों का कुछ विश्लेषण करके ऐसा करना है कि ये सरल हो जाए, और ऐसे में क्या करते हैं, इस सदिश का भी वियोजन कर लेंगे अक्ष और निरक्ष के अनुदिश, और इसका भी कर लेंगे। तो थीटा कोण पर E प्लस क्यू का कौन सा घटक हो गया? कोज्या घटक, E प्लस क्यू कोस थीटा, और दूसरा घटक हो गया ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ E प्लस क्यू का ज्या घटक, यानी कि साइन थीटा। अब ये सदिश वियोजित हो चुका है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। E माइनस क्यू के कारण भी होगा, एक घटक इस तरफ होगा थीटा कोण की दिशा में, जो कि कोज्या घटक ही होने वाला है। E माइनस क्यू का कोज्या घटक, और E माइनस क्यू का ज्या घटक इस तरफ हो जाएगा। E माइनस क्यू का साइन थीटा वाला घटक इस तरफ हो गया। अच्छा जी, अब जरा हमारे दिमाग में ये चीज आ रही है कि ये वाला साइन घटक इसका और इसका साइन घटक जो है ना, ये दोनों के दोनों विपरीत है, कहीं ये दोनों बराबर तो नहीं है। तो सबसे पहले हम इसी बात का पता लगाएंगे कि हमारे चित्र में यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो हम ये कहेंगे कि बिंदु P पर ऋण ध्रुव की तीव्रता, हाँ जी, तीव्रता का सिर्फ परिमाण की बात करेंगे, दिशा हमारे सामने है, E माइनस क्यू के द्वारा, ये हो गई, हाँ जी, किस ऋण ध्रुव के कारण किया ना, माइनस क्यू का परिमाण है, ये है k गुणा बिंदु आवेश का परिमाण गुणा दूरी का स्क्वायर। तो ये दूरी जो है ना r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट है, तो स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। अच्छा, परिमाण ये है,
और धन ध्रुव के कारण, धन ध्रुव द्वारा बताओ E प्लस क्यू, इसका परिमाण कितना है, K गुणा धन ध्रुव का भी इतना ही परिमाण है और दूरी भी इतनी ही है। तो एक बात क्लियर हो चुकी है, E प्लस क्यू बराबर है E माइनस क्यू, में सदिश नहीं लगाया है, यानी ये परिमाण बराबर है। जब दो सदिश घटकों का परिमाण बराबर है और एक दूसरे के विपरीत वो प्रभावी हैं, तो परिणामी क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब यह घटक इससे निरस्त हो चुका है, इसकी और इसकी कहानी पहले ही वियोजित हो चुकी है, इसलिए उनको देखा नहीं जाएगा। परिणामी सिर्फ यहां पर विद्युत क्षेत्र बच रहा है, तो वो सिर्फ अक्षीय घटक बच रहा है और वो भी प्लस क्यू से माइनस क्यू की दिशा में बच रहा है। इसलिए हम ये कह देंगे क्योंकि निरक्षीय घटक परस्पर निरस्त हो जाते हैं, अतः परिणामी तीव्रता ऊर्जा घटकों के संयोजन से प्राप्त होगी। लो जी, अब बात यह है कि परिणामी किस पर है, ये निरक्ष पर है, इसलिए नीचे हम इंडिकेटर लिख देंगे निरक्ष। तो इसका परिमाण क्या होगा, परिमाण देखो E प्लस क्यू कोस थीटा और E माइनस क्यू कोस थीटा होगा। E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस E माइनस क्यू के कारण उसका कोस थीटा, और फिर ये तो परिमाण हो गया। दिशा लगाएंगे तो कौन सी लगेगी, दिशा ये लगेगी भाई। देखो ये दिशा जो है वो पी कैप की है, तो ये दिशा कौन सी हो गई, डॉट दिशा। तो सदिश का परिमाण गुणा दिशा क्या बन गया, ये सदिश बन गया। ये E निरक्ष पर सदिश बन चुका है। अब देखो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का जो परिमाण है वो सेम ही है, तो इसको E और इसको E माने तो इसकी वैल्यू क्या है कि क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों को जोड़े तो ये पद ऐसा लिखा जा सकता है, E निरक्ष हाँ जी, E निरक्ष पर आ जाएगा सदिश रूप में, वो आएगा 2KQ बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा, इंटू कोस थीटा, और फिर दिशा इसकी लग जाएगी डॉट पी कैप, वो भी माइनस आ जाएगा। अब आप देखिए कोस थीटा को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो ये थीटा है वो हमें दिया हुआ नहीं होगा। आवेश के सापेक्ष कोई भी कोण या माप नहीं दी हुई होती है, वो केवल द्विध्रुव के केंद्र के सापेक्ष ही दिया हुआ होता है। तो इस कोस थीटा को हमें इसकी वैलिड वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस कोस थीटा को मैं यहां से हटाकर क्या लिख सकता हूं, ये लो, इस कोस थीटा को मैं एक बार हटा रहा हूं और इसकी वैल्यू रख रहा हूं यहां। देखो ये समकोण त्रिभुज आपके सामने है, ये आधार है इसका थीटा के हिसाब से, और ये हो गया इसका कर्ण। तो फिर ये वैल्यू लिखी जा सकती है आधार बटे कर्ण, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2। तो एक घात ये रही और आधी घात ये रही, 1.5 घात होगी नीचे। E निरक्ष के ऊपर आ जाएगा आपका, देखो 2AQ पी कैप, क्या कह सकते हैं इसे, द्विध्रुव आघूर्ण सदिश कह सकते हैं। तो यहां पर आ गया माइनस के पी सदिश बट्टे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1.5, मतलब 3/2 आ गई है। इस सूत्र को देखो, ये सूत्र आपसे सबसे बड़ी बात तो ये कहता है कि ई सदिश है ना, ई सदिश विपरीत है पी सदिश के। जिस दिशा में पी सदिश है, यानी माइनस क्यू से पी प्लस क्यू की तरफ है, वो तो है पी सदिश, और ई सदिश उसके विपरीत होगा। चलो इसको मैं जरा उस शुरुआत वाले डायग्राम से क्लियर कर लेता हूं। देखो आपने यहां देखा था कि द्विध्रुव की ये है निरक्ष, और निरक्ष पर जितनी भी क्षेत्र रेखाएं हैं उन पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचो तो वो सारी स्पर्श रेखाएं निरक्ष अक्ष के समांतर आती हैं, लेकिन ये प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होती हैं। यानी निरक्ष के या विषुवत तल में जितने भी सारे बिंदु हैं उन सब पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा किस तरफ होती है, पी कैप के विरुद्ध होती है। चलो वापिस आ जाओ वहां, इसीलिए यहां पर ये माइनस आया है। देखो
सॉरी ये रहा, ये माइनस यहाँ पर, ये माइनस कहाँ गया भाई? अरे नहीं, ये दूसरी स्लाइड है तीसरी में देखो, यहां देखो ये माइनस आया है। अब स्पेशल केस इसका भी बनता है। स्पेशल केस ये बनता है कि भाई यदि आर बहुत ज्यादा हुआ ए की तुलना में, तो फिर आर स्क्वायर में आप ए का स्क्वायर जोड़ो या घटाओ, क्या फर्क पड़ जाएगा, आर स्क्वायर के आसपास का ही मान आएगा। तो ऐसा करके रख देते हैं इसमें। अच्छा, अब ये क्या बन जाता है? देखो भाई, ये बन जाता है ई निरक्ष पर माइनस के पी सदिश बटे आर क्यूब। किस परिस्थिति में आर बहुत ज्यादा होगा ना ए, तो ही ये सूत्र है वो वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। ये तभी चलेगा। अब इतनी बात हो गई, तो अब एक फाइनल कंक्लूजन और देख लो, और वह क्या है? वो ये है कि यदि आर बहुत ज्यादा है ए से, तो द्विध्रुव के लिए, तो द्विध्रुव के लिए अब यहां दो तीन चीजें पकड़ने वाली है। एक तो है निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना सदिश रूप में, वह अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका आधा है और उसके विपरीत दिशा में है। एक बात तो ये सीखने वाली, देखो ई अक्ष पर जो है ना उसमें 2 kp वेक्टर आता है, देखो 2 kp वेक्टर, और निरक्ष वाले में kp वेक्टर आता है ओनली, और बट्टे में आर क्यूब दोनों में ही आ जाता है, पर माइनस वाला रिश्ता तो रहेगा। इसका मतलब यह भी लिख सकते हो ई अक्ष सदिश बराबर डबल होगा लेकिन उल्टा होगा ई निरक्ष का, ऐसा भी लिख सकते हो। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको